हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 7 अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। सो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट हम न्यूज़ आज भी डिस्कस करेंगे, कल भी डिस्कस की थी, और आप उसको रिवाइज भी करते जाइए कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर करते हैं डेली एनालिसिस में। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमी पेज में देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। दिनेश खरा टू टेक ओवर एज एसबीआई चेयरमैन टुडे। तो इससे पहले कौन थे 3 साल तक? रजनीश कुमार। ठीक है, एसबीआई के चेयरमैन कौन थे? रजनीश कुमार। तो यहाँ पे आप मुझे एसबीआई के कब स्थापना हुई थी, ठीक है, ये बताना कब इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था एसबीआई का। तो ये जो सेलेक्ट किए गए थे ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा किए गए थे। ठीक है, दिनेश खरा किसके द्वारा रिकमेंडेड किए गए थे? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। और इस पे यूपीएससी में क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है, तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली बीबीबी है क्या। ठीक है, ट्रिपल बी। तो यही मैंने इसमें नोट्स में भी ऐड कर दिया है कि ये क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि एसबीआई न्यू चेयरमैन दिनेश खरा नेम रिकमेंडेड बाय बीबीबी। अब इट वाज सेटअप इन फेब्रवरी 2016। फेब्रवरी 2016 में सेटअप किया गया था। एक ये ऑटोनमस बॉडी है, इट्स एन ऑटोनमस बॉडी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई अपॉइंटेड नायक कमेटी। ठीक है, ये नायक कमेटी बहुत ज़रूरी है। नायक कमेटी अगर आ जाता है तो इन्हीं के थ्रू क्या हुआ था, ये बीबीपी का अपॉइंटमेंट हुआ था। आरबीआई ने इसका फॉर्म किया था नायक कमेटी को। ठीक है, इट वाज पार्ट ऑफ इंद्रधनुष प्लान ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंद्रधनुष प्लान जो था गवर्नमेंट का, इसका ये पार्ट था। एंड इट्स ब्रॉड एजेंडा वाज टू इम्प्रूव गवर्नमेंट टू स्टेट ओन लेंडर्स। ये क्या मैंडेट करता है? गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट को जो टॉप लेवल बैंक के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड एडवाइस या रिकमेंडेशन देना, बैंक को असिस्ट करना, उनके जो कैपिटल रेजिंग प्लान्स है उसमें हेल्प करना, और साथ में जो स्ट्रैटेजीज़ है, जो बैड लोन से डील करने की स्ट्रैटेजीज हैं, तो उनको क्या करना, डिस्कस करना। ठीक है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो इज़ अ पब्लिक अथॉरिटी एज डिफाइंड इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है बीबीबी के रिगार्डिंग। तो 3 एप्पल सप्लायर्स अमंग 16 कॉस्ट दैट गेट नॉट अंडर पीएलआई स्कीम। ठीक है, तो अब जो इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं कि पीएलआई स्कीम जो थी न्यूज़ में थी, क्यों थी, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या है एग्जैक्टली इस स्कीम में, है ना। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने क्या है ये स्कीम में कि जो जो एप्पल्स है, एप्पल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, और इसके अलावा जैसे फॉक्सकॉन, हॉनहाई, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ग्लोबल फर्म्स जैसे सैमसंग, राइजिंग स्टार, तो इनको जो था अप्रूवल पहले ही मिल गया था। ठीक है, मेकिंग मोबाइल फोन्स इन ₹15,000 एंड अबव वैल्यू सेगमेंट। मतलब इसमें क्या होगा कि इनको इंक्रीमेंटल सेल्स पे क्या मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे 4 to 6%। ठीक है, अगर इंक्रीमेंटल सेल्स होती है, जो गुड्स है जो इंडिया में बनते हैं, तो उस पर क्या होगा, इनको इंसेंटिव दिया जाएगा 4 to 6% का इंसेंटिव्स। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम में ये होता है। तो कुछ हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्लेयर्स हैं, जैसे लावा, भगवती प्रोडक्ट्स, और ये पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटीएल, नाइलोनिक्स एंड ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया था। ठीक है, अब द पीएलआई scheme aims to give out incentive worth ₹5,334 crore in total in the first year। ठीक है, तो ये भी है। और जो टोटल इंसेंटिव होते हैं तो ये हर कंपनी को मिलते हैं, और ये कौन डिसाइड करता है कि ये हर कंपनी को दिए जाएंगे इंसेंटिव? इसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन होता है। ठीक है, एम्पावर्ड कमेटी डिसाइड करती है, जिसमें कौन होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरीज होते हैं वो होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जो प्रमोशन, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल, मतलब इतना डिटेल में जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीति आयोग और ये सारी चीज़ें होती है। बस आप ये पीएलआई स्कीम के बारे में याद रखना, और थोड़ा बहुत जो और चीज़ें हैं वो भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ रह जाता है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक जो है, कौन से टॉपिक का हो गया, जीएस
जो है 3 का लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो अभी यही आएगा कि न्यूज़ में अभी इसलिए था क्योंकि 16 जो एप्पल सप्लायर्स है तो उनको भी ये PLI स्कीम जो है अप्रूव कर दिया जाएगा, और ये जो है मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है इसकी जो पेपर कटिंग है, ताकि हम फ्यूचर में इसको रिवाइज करने में हमको आसानी हो सके, है ना। तो अब ये जो था अप्रैल 1 को नोटिफाई की गई थी, ठीक है। अप्रैल 1 को नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका ये पार्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। पर्पज़ मैंने बता दिया कि एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो भी हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, और जो रजिस्टर्ड भी हैं, जो इंडिया में रजिस्टर्ड भी हैं, तो उनको भी क्या मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में, ठीक है। एंड दिस स्कीम इज़ ओपन फॉर 4 months इनिशियली विच में बी एक्सटेंडेड, ठीक है। और नोडल एजेंसी जो होगी इसकी कौन होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगी। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है, ठीक है। और कंपनीज जो है जो मोबाइल फ़ोन बेचती हैं जो 15,000 या इससे ऊपर, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा 4 to 6% का इंक्रीमेंटल सेल्स पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको मैंने एक मतलब सरल शब्दों में बताया। IMF भी वहाँ पे ही बगल में एक न्यूज़ आई थी IMF से रिलेटेड, तो वो न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है 189 कंट्रीज़ इसमें है, ठीक है। इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं मेन जो है पेमेंट ऑफ क्राइसिस, आपने सुना होगा पेमेंट ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो उसके टाइम पे IMF ही मदद करता है कंट्रीज़ की, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी ऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और पॉवर्टी को रिड्यूस करता है वर्ल्ड से। 1945 में IMF का गठन हुआ था 1945 में, और ये गवर्नड होता है अकाउंटेबल टू द 189 कंट्रीज, एंड प्राइमरी जो पर्पज़ है इसका क्या है, स्टेबिलिटी लाना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में, ठीक है। जो मौद्रिक व्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें क्या लाना, एक स्थायित्व लाना, ठीक है। ये सब इसका काम है। RBI के बारे में कल हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखा था, तो अभी हम RBI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। RBI का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1949, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है इसमें, लेकिन कब हुआ था, 1935 में, ठीक है। 1949 में जो था इसका जो था राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो अप्रैल 1 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। रिजर्व बैंक और RBI एक्ट 1934 के थ्रू। अब इनिशियली जो इस्टेब्लिश हुआ था, इसका जो सेंट्रल ऑफिस था वो कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन फिर 1937 में परमानेंटली इसको कहाँ शिफ्ट किया गया, मुंबई में, ठीक है। और थ्रू ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड 1949 तक, रिजर्व बैंक जो था फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले जो था ओरिजिनली प्राइवेटली था, फिर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट जो पब्लिकेशन है हाफ ईयरली वो कौन कौन से हैं RBI के द्वारा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो किर्गिस्तान इन क्योस आफ्टर प्रोटेस्टर सीज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और काफ़ी सारे जो अपोजिशन जो लीडर्स थे तो उनको भी जेल से मतलब निकाल दिया गया था, काफ़ी कुछ इलेक्शंस की वजह से, है ना। तो यहाँ पे हमें किर्गिस्तान के बारे में देखना ज़रूरी है, और इंडिया के हमारे किर्गिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है वो देखने ज़रूरी हैं। तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक। तो इसको देख लेते हैं। मेन जो मतलब हमारा जो प्रीलिम्स के साथ साथ जो हमारा मेंस है, ठीक है, उस पर भी हम फोकस करके चलेंगे। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपसे पूछा था कल, आपने नहीं बताया था कि आर्मेनिया के बॉर्डर से कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं, ठीक है। लेकिन ये आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं। नॉर्थ से जॉर्जिया लगता है, एंड ईस्ट से यहाँ पे अजरबैजान लगता है, एंड साउथ से इसके ईरान, एंड साउथ वेस्ट में क्या लगता है, टर्की, ठीक है। तो ये है। नेटो के बारे में भी बताया था कल, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं किर्गिस्तान। तो ये किर्गिस्तान की लोकेशन है, ठीक है। बिस्केक जो है ये कैपिटल हो गई। यहाँ पे इसके चाइना है, और इधर उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है। तो जब सेंट्रल एशिया के साथ हमारे जो सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है।
तो एक कंट्री है सेंट्रल एशिया में विच इज़ बाउंडेड बाय कजाकिस्तान और द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ बाय चाइना इन द ईस्ट एंड साउथ एंड तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ऑन द साउथ वेस्ट, कैपिटल बिश्केक। एंड किर्गिस्तान शेयर्स द फर्जना वैली, फर्जना कुछ भी आप पढ़ो, फर्जना वैली विद उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ये एक वैली शेयर करता है उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है टूरिज्म टेररिस्ट के लिए, सॉरी टूरिस्ट नहीं, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है वैली, लाइक इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, हिजबुल तहरीर एंड others which can cause instability. They are prone to increasingly indulge in violent acts if Taliban expands its presence, है ना। काफ़ी सारे violent acts में ये इन्वॉल्व रहते हैं। ये फर्जना वैली याद रखना, उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान के साथ ये किर्गिस्तान जो है शेयर करता है। और ये जो CAR रीजन होता है, कार इसको बोलते हैं, सेंट्रल एशियन रीजन, तो काफ़ी ज़्यादा रिच है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं अगर किर्गिस्तान से अगर हम बात करें। ठीक है, तो देख लेते हैं इंडिया के सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज़ किया था एक इंडिपेंडेंट नेशंस, तो इंडिया ने किया था। ठीक है, हमारे जो बायलैटरल टाइज थे वो 1991 से हैं, और इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। ठीक है, 1992 में हमने डिप्लोमेटिक टाइज जो थे इसके साथ एस्टैब्लिश किए, किर्गिस्तान के साथ। अब दोनों ही कंट्रीज़ ने तब से 1992 से लेके काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स, अग्रीमेंट, कल्चर पे, ट्रेड, इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, सिविल एविएशन पे, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन से लेके, है ना, कंसुलर कन्वेंशन, तो सब हमने किए हुए। और एक एक्सरसाइज भी हमारी बीच शुरू हुई थी 2011 से, तो खंजर अगर आता है, सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है। ठीक है, तो किस किस के बीच में होती है, इंडिया एंड किसके, किर्गिस्तान के। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स का हो गया फैक्ट। एंड कमर्शियल ट्रेड भी है, काफ़ी अच्छा ट्रेड है ना। और बाकी वहाँ पे जो डायस्पोरा है किर्गिस्तान में, 9000 इंडियन स्टूडेंट भी वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ट्रेड और सेवरल अदर सर्विसेज उसमें भी इन्वॉल्व हैं। और अगर हम किर्गिस्तान के व्यू की बात करें इंडिया पे, तो इंडिया का जो स्टैंड है कश्मीर पे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। ठीक है, और वो हमारी जो परमानेंट सीट की हम डिमांड करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके लिए भी सपोर्टिव है। एंड इंडियाज़ रोल इन द SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो काफ़ी हमारे अच्छे रिलेशन हैं इसके साथ। एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एज वेल एज कंस्ट्रक्शन शाबार सी पोर्ट एंड इट्स हिंटरलैंड, तो ये सारी जो कनेक्टिविटी है ये हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बस याद रखना। नेक्स्ट है प्रपोज्ड रोड टनल बिनीथ वेस्टर्न घाट पर्पस कंसर्न्स। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है कोझिकोडे से और ये वेनाड तक ये रोड होगी, ये फॉरेस्ट लैंड है। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड से ये होते हुए जाएगी। तो ये अभी जो केरला के जो CM है पिनराई विजयन, तो उन्होंने लॉन्च की अ टनल रोड प्रोजेक्ट जो कोझिकोडे से वायनाड के बीच में, एंड द लॉन्च एक्चुअली मीन द बिगिनिंग ऑफ अ सर्वे एंड फिक्सिंग द फाइनल। तो इन्होंने बोला कि मंथ के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। अब मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलता है तो उसमें क्या होता है, पहले जो EIA है यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो रिपोर्ट तैयार होती है। इसको DPR मतलब बोलते हैं ना, DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि टेक्निकल सैंक्शंस क्या क्या है और जो क्लियरेंस है वो मिल रहा है, सारी एजेंसी से क्लियरेंस लेना पड़ता है ना। तो ये सब है। ये 7 किलोमीटर टनल है, being described as the third longest in the country। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ एन 8 किलोमीटर रोड कटिंग थ्रू सेंसिटिव फॉरेस्ट। ठीक है, जो 8 किलोमीटर जो रोड जा रही है सेंसिटिव फॉरेस्ट से एंड हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो थर्ड लॉन्गेस्ट टनल होगी ये इन द कंट्री। और बस यही सब चीज़ें इसमें हैं, आप इसको डिटेल एनालिसिस देख सकते हो। बाकी ये पता होना चाहिए कहाँ पे केरला में है। व्हाट इज स्मार्ट टेस्ट एंड व्हाई इट मैटर्स। ठीक है, तो स्मार्ट टेस्ट क्या है, अभी लॉन्चेज ऑन मंडे, स्मार्ट जो था लॉन्च किया गया मंडे को, सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट था, फ्लाइट टेस्ट। और ये स्मार्ट का क्या है फुल फॉर्म, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम। ठीक है, अब ये जो डेवलप किया है स्मार्ट सिस्टम, ये किया गया DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है। और ये क्या होता है, मतलब यही पूछ लेगा सबसे पहले, तो स्मार्ट जो सिस्टम है वो किसने शुरू किया है, किसने डेवलप किया है, तो DRDO ने। दूसरा चीज़ स्मार्ट है क्या, तो ये इसकी फुल फॉर्म भी मैंने बता दी है। और ये क्या है, सिस्टम कंप्राइजेज अ मैकेनिज्म बाय विच द टॉर्पीडो इज लॉन्च्ड फ्रॉम अ सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से टॉर्पीडो लॉन्च किया जाता है, उसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस के साथ, दैट वुड टेक द टॉर्पीडो टू अ फार लॉन्गर रेंज दैन इट्स ओन
जैसे कि टॉर्पीडो की यहाँ पे एग्जांपल भी बताया कि और टॉर्पीडो विद अ रेंज ऑफ फ्यू किलोमीटर्स कैन बी सेंट अ डिस्टेंस, ठीक है, तो काफ़ी दूरी से भी उसको जो है लॉन्च किया जा सकता है टोन ऑफ 1000 किलोमीटर मिसाइल सिस्टम से फ्रॉम वेयर द टॉर्पीडो इज लॉन्च, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है मिसाइल सिस्टम, जो स्मार्ट सिस्टम है मिसाइल सिस्टम के लॉन्च प्लेटफॉर्म पे। और काफ़ी सारी जो DRDO की ये जो लेबोरेटरीज़ है उन्होंने भी यहाँ पे मिल के काम किया है। व्हाट हैपन द टेस्ट, तो ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी बस यही नाम याद रखना है कि DRDO के जो चेयरमैन है कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो उन्होंने बोला है कि स्मार्ट जो है एज अ गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो प्रदर्शन होता है तो काफ़ी अच्छा है ये और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी जिस तरीके से चाइना की जो प्रेजेंस बढ़ रही है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है IOR रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, तो वहाँ के लिए हमको जो हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेसिटी है वो उसको स्ट्रेंथन करना क्रूशल हो जाता है, ठीक है। नोबेल फॉर ब्लैक होल फिजिक्स, ठीक है, अभी नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं अक्टूबर मंथ में। कल हमने मेडिसिन के क्षेत्र में पढ़ा था कौन वो 3 लोग थे, आप उनको बताओ इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो आप अपने नोट्स में लिखो या तो फिर गूगल में आप लिख लो, ठीक है, आपको याद है नहीं याद है। तो अभी किस किस को मिला है, रोजर पेनरोज को 89 साल के हैं, एंड्रिया गेज को एंड रेनहोल्ड गेंजेल को, हु एस्टैब्लिश देयर इज अ मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे अब ये जो है नोबेल इन फिजिक्स 1/2 टू रोजर पेनरोज को मतलब क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो ब्लैक होल के फॉर्मेशन के पीछे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है, और जो ये हाफ जॉइंटली जिनको रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेंजेल, इनको बोला गया कि फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, ठीक है। और ब्लैक होल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है ब्लैक होल, कि जो भी मतलब ब्लैक होल एक स्पेस पे मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो मैटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, और कॉम्प्रेस्ड होके वो एक ऐसी ग्रेविटी फील्ड क्रिएट करता है जहाँ से लाइट भी पास नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है ब्लैक होल। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे नोबेल प्राइज़ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, नोबेल प्राइज़ किस किस के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे नोट्स रेडी हैं। नोबेल क्योंकि अभी पूरे दिए जाएंगे, नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाएगा, है ना। और तो GS पेपर 3 के जो साइंटिफिक इनोवेशन एंड डिस्कवरी है उससे रिलेटेड ये है, एंड दिस विल ऑफ स्वीडिश साइंटिस्ट, ठीक है, जो 1985 में 1895 में जो स्वीडिश साइंटिस्ट है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो इसके बाद इनकी विल से ही ये इस्टेब्लिश किया गया था, और 5 नोबेल प्राइज़ थे 1895 में, ठीक है। किस किस के क्षेत्र में, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है, इन द नोबेल फाउंडेशन। अभी हमने मेडिसिन का देख लिया है और आज हमने फिजिक्स का देखा है ना। फिजिक्स में आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो थी ना, जो एंड्रिया गेज है, ये चौथी वुमेन है, ठीक है, जिनको फिजिक्स में ये अवार्ड मिला है। सबसे पहले जो ये अवार्ड मिला था ये किसको मिला था, मैडम क्यूरी को, ठीक है। मैडम क्यूरी ने फिजिक्स में ये अवार्ड दिया गया था 1903 में, ठीक है, 1903 में मैडम क्यूरी को फिजिक्स में ये अवार्ड दिया गया था, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़। और उसके बाद मैडम क्यूरी को ही 1911 में भी अवार्ड दिया गया था, लेकिन वो किसके लिए था, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। एंड द नोबेल फाउंडेशन इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन 1900 एंड हैज़ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फुलफिलिंग द इंटेंशन इन अल्फ्रेड नोबेल्स विल। और जो यही है कि 1901 में जो था ये फर्स्ट अवार्ड दिए गए थे इनसे रिलेटेड। अब कौन सेलेक्ट करता है नोबेल लॉरेट्स को, तो सेलेक्ट किया जाता है, अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है तो ये देती है। और अगर हम बात करें मेडिसिन और फिजियोलॉजी की, जो हमने कल देखा था, तो हमने इसका नाम भी पढ़ा था ना, कार्लोनित्स्का इंस्टीट्यूट ऑफ द नोबेल प्राइज़ एंड द स्वीडिश एकेडमी फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। और इकोनॉमी का जो था, इकोनॉमी का जो प्राइज़ है वो 1968 में जो इस सवरिज रिक्स बैंक है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, ये प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, तो 1968 में। तो बस यही फिर 1969 में जो इकोनॉमिक साइंसेज है वो स्टार्ट हुआ था। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज वाज गिवन द टास्क, ठीक है, इन्होंने सेलेक्ट किया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज़। यहाँ पे जो हमारे CGI हैं, CGI का नाम क्या है, बोबडे, ठीक है, SA चीफ जस्टिस SA बोबडे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि एजुकेशन जो मदर टंग में होना चाहिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है चिल्ड्रन की फाउंडेशन के लिए, है ना। फाउंडेशन में मतलब जो सबसे बेसिक जो जब वो स्टडी करने जाते
हैं छोटी एज में, तो उनको उनकी जो मदर टंग है उसी में वो मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे PIL फाइल की गई थी कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में, एटलीस्ट जो छोटे बच्चे हैं 2020 और 21 सेशन के लिए। लेकिन इसमें यही बोला गया कि मदर टंग जो है मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अभी मदर टंग में नहीं शिक्षा दी जा रही है मीडियम एज अ मीडियम। और बाकी ये कि जो अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जैसे चाइना, फ्रांस, यहाँ पे क्या है मदर टंग ही इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना। 20 years ऑफ लीडरशिप, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। द इल्यूसिव प्रॉमिस ऑफ वर्क पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये माइग्रेंट्स जो क्राइसिस है, माइग्रेंट्स वर्कर्स है, तो उनसे रिलेटेड ही है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जहाँ पे जो पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे माइग्रेंट्स वर्कर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़रूरी है और कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो एंड हैव द लीस्ट कैपेसिटी टू डिलीवर। ठीक है, तो यही इसमें पूरा माइग्रेंट क्राइसिस से हम काफ़ी सारे आर्टिकल भी डिस्कस किए थे और ये भी है मेन एक मतलब जो क्या क्या इनिशिएटिव जो है लिए जा रहे हैं माइग्रेंट क्राइसिस को रोकने के लिए। जैसे आपको एक पता होगा सोनू सूद का भी एक इनिशिएटिव था। ठीक है, प्रवासी रोजगार पोर्टल के थ्रू उन्होंने अपने बर्थडे पे ये अनाउंस किया था कि जॉब क्रिएशन मतलब होगा, तो उनको दी भी जा रही है। काफ़ी अच्छे से ये एक्टिवली काम कर रहे हैं। एटलीस्ट आप किसी को बता सकते हो, आपको खुद ये जॉब नहीं करनी है तो आप किसी को बता सकते हो, कन्वे कर सकते हो आपकी पढ़ाई के थ्रू कि यहाँ पे आप अपना जो है आप अपने जो फिल करो प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा आपका, सब सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, और फिर आपका असेसमेंट करके और आपकी जॉब भी लगेगी यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं हम। स्पिरिट ऑफ म्यूचुअलिटी, तो ये जो आर्टिकल है GST काउंसिल की अभी बोल रहे हैं कि 42nd मीटिंग हुई थी मंडे को, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऐसे कंसेंसस नहीं बन पाया कि सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना। कि मतलब ये बोला गया था कि कंपनसेट करेगा सेंटर, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से नहीं कर पा रहा है कंपनसेट, तो स्टेट को अपना मतलब देख लेना है कि कहाँ से उनको बोरो करना है, कहाँ से नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें यही बोली गई हैं कि एक तरह से GST जो एग्जाम्पल था वो किसका था, सहकारी संघवाद, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एग्जाम्पल था। तो ये धीरे धीरे मतलब इसकी जो वो कम ही होता जा रहा है। एंड जो सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए कि थोड़ा सेंटर को एक कंसिलेटरी अप्रोच बना के चलनी होगी, और जो है द सोल्यूशन हैज़ टू बी बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। मतलब सेंटर की अगर मेजॉरिटी है तो ये नहीं है कि सारे डिसीजन वो इस वजह से जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग अ मेजॉरिटी तो इसकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग में स्टेट को पार्टिसिपेट ना कराएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के जितने भी सेंटर हैं उनको हर स्टेट की सुननी चाहिए, बोथ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, सारे चीज़ों में उनकी सुननी चाहिए। एंड सेंटर शुड एश्योर स्टेट हु आर एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइटिंग द कोविड पैंडेमिक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। द एब्सेंस ऑफ वुमेन, तो ये बोला गया है कि जो चीफ जस्टिस ने एडवाइस किया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम केन्या। ठीक है, तो केन्या में ये बोला गया कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि हमारे पूरा काफ़ी मॉडर्न और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पे जब इसका गठन हुआ था तो उस टाइम पे भी कुछ वुमेन मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, जो हमारी संविधान सभा थी, और उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी रहा है। दे हैव अ सब्सटेंशियल प्रेजेंस। हमारे जो हमने स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी हमने देखा कि वुमेन ने कितना पार्टिसिपेट किया था एक्टिवली। और लेकिन अभी भी मतलब जो है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, तो वहाँ पे भी वो सिग्निफिकेंट वॉइस में है, लेकिन इतना ज़्यादा अभी उनके अगेंस्ट जैसे एट्रोसिटीज़ होती है, जो हाथरस का हॉरर इंसिडेंस हुआ, मतलब चाहे कहीं पे भी, और जो एट्रोसिटीज़ होती है शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के अगेंस्ट में, इट इज़ डाउटफुल वेदर एनहांस वुमेन्स लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन। तो यही चीज़ें बोली गई हैं कि अभी भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जो इंडिया अभी जो केन्या का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें आर्टिकल 27(8) था। ठीक है, आर्टिकल 27 का सेक्शन 8, तो इसमें ये बोला गया कि सारे जो स्टेट हैं उनको मतलब क्या लेजिस्लेचर में रिक्वायरमेंट होगी, अगर कोई भी प्रिंसिपल वगैरह उनको करना है पास, तो वहाँ पे 2/3 और मेंबर जो हैं वो होने ही चाहिए। ठीक है, इलेक्टिव और जो अपॉइंटेड बॉडीज़ हैं वहाँ से सेम जेंडर के। ठीक है, तो सेम जेंडर वाली चीज़ है जो ये वहाँ पे मेंशन था। तो ये चीज़ें बोली गई है कि जो है केन्या ने काफ़ी अच्छा काम किया है इंडिया से ज़्यादा। लेकिन अगर हम बोले इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की बात, तो केन्या ने जो है 76 स्कोर किया है, अबाउट 22% वुमेन इन द वहाँ की जो प्रेजेंट नेशनल असेंबली है। ठीक है, 349 वुमेन मेंबर्स हैं, वेर इंडिया की अगर हम बात करें तो 62 वुमेन ही है। ठीक है, 542 जो है लोकसभा की सीट्स पे है आउट ऑफ टोटल,
मतलब 542 जो लोकसभा की सीट है उसमें से 14.58% ही जो है 62 वुमेन ही हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड ओनली 21, ठीक है, और 31% ऑफ द 67 मेंबर्स हाउस आर फीमेल। अगर केन्या की बात करें, इंडिया में राज्यसभा की हम बात करें तो 243 इलेक्टेड मेंबर्स में से 25 ही केवल वुमेन है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड तो हमारे ये बोला गया है कि जो 7 डिकेड हो गया है वर्किंग ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग 33% की 33% जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में वो होना ही चाहिए महिलाओं के लिए। सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो सब इसके लिए कैंपेनिंग भी करते हैं जब मतलब वोट बैंक की राजनीति होती है ये पूरी तरीके से। और उसके बाद 2 बिल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, एक 1996 में, एक 2010 में, लेकिन ये क्या हुआ, कुछ भी इसमें हो नहीं पाया है ना। तो ये जो सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन होना था महिलाओं का वो भी नहीं हो पाया। और यही चीज़ें इसमें बस बोली गई कि जुडिशल रिफॉर्म हो या फिर कुछ भी हो तो उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी जो यहाँ पे बोला गया ये वही वाला इंसिडेंट है, हाथरस जो गैंगरेप हुआ था, ठीक है, माइनर 19 ईयर ओल्ड के साथ। तो यहाँ पे पुलिस ने जो था सस्पिशियस तरीके से उनको क्रिमेट भी कर दिया था, है ना, बिना कंसल्टेशन ऑफ फैमिली। तो FIR जो थी ये चीज़ें बोल रहे हैं कि मतलब 144 जो सेक्शंस था वो भी लग गया था वहाँ पे। और प्रोटेस्ट को एक तरह से अपराधीकरण बता दिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें क्रिमिनलाइजेशन बोला गया है, जबकि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती है। प्रोटेस्ट तो एक प्रोटेस्ट होता है और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनके लिए आप जो धारा 144 है वो वहाँ पे क्यों लगा रहे हो, है ना। और इतना हरीड क्रिमेशन करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे और ये वाला जो आर्टिकल है ये भी वही है कि सिंस जब से मतलब योगी आदित्यनाथ CM बने हैं तो जो वायलेंस का जो कल्चर है और इम्प्यूनिटी है वो एक रूट बन गई है यूपी में। तो ये आर्टिकल इतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आर्टिकल है तो वही डिस्कस करना जरूरी है। एग्जाम से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे, कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एंड ऑन आयुर्वेदा योगा आउट, ठीक है। तो आप मतलब ये बोला गया है कि ये ओनली प्रिवेंटिव नॉट क्योर, ठीक है। तो प्रिवेंटिवली आपको अगर अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखना है तो उसके लिए आप ये ज़रूर लें, अश्वगंधा, गुडुची, गन्नावती, है ना। प्रिपरेशन फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब गुडुची। गुडुची को क्या बोलते हैं, हार्ट लेफ्ट मून सीड, है ना। इट रिकमेंडेड अ डोज ऑफ 50 mg। तो ये आप ले सकते हो। ये गुडुची को हमारे यहाँ गुड़चू भी बोलते थे। और जब ना जो गाय है और जो बिफेलो है, ठीक है, तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी तो गाँव में अक्सर इसको ऐसे क्रश करके और पिलाया जाता था उनको, है ना। यहाँ पे MLA 36 ईयर्स ओल्ड है और ये 19 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट है तो दे गेट मैरिड। तो यहाँ पे उनको नहीं दिया जा रहा था, मतलब शादी नहीं करने दी जा रही थी क्योंकि लड़की के पिता का ये कहना था कि वो एज गैप ज़्यादा है, बट दे सीम सो हैप्पी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ थी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं अब्दुल्ला इज़ हेयर। अब्दुल्ला चेयरमैन ऑफ हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन इन अफगानिस्तान रीच दिल्ली ऑन ट्यूसडे। ही विल मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये वैसे वो न्यूज़ जो है हमारे सोशल इश्यूज़ में आ सकती है ना। सोशल इश्यूज़ में ऐसे कि जब दो लोग आराम से रहना चाहते हैं हैप्पीली, चाहे ज़्यादा एज गैप है, तो यहाँ पे जो है इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, है ना, किसी का भी, क्योंकि 18 तक होता है, 19 से आगे नहीं। देन अब्दुल्ला जो है वो चेयरमैन है हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन इन अफगानिस्तान के। तो ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और जो अफगान की पीस प्रोसेस जो टॉक्स जो दोहा में हुई थी, ठीक है, तो हमारे साथ जो व्यूज़ हैं ये वो एक्सचेंज करेंगे। और बायलैटरल रिलेशन जो दोनों कंट्री के साथ है, आपको पता है हमारी कैसा इंस्टेंस है अफगानिस्तान की पॉलिसी को लेके, अफगान ओन्ड, अफगान लेड और, है ना, अफगान कंट्रोल ही टॉक होनी चाहिए। यहाँ पे जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो क्वाड ग्रुपिंग है तो उसमें मीटिंग की थी, तो ये वही बोल रहे हैं कि इनके जो बर्थडे भी था उसमें भी केक में क्वाड का जो फ्लैग था चारों कंट्री का तो वो लगा हुआ था। द डबल 10th डे सेलिब्रेटिंग ROC ताइवान्स 109th नेशनल डे, ठीक है। तो डबल 10th डे सेलिब्रेटिंग जो रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान है तो वो सेलिब्रेट कर रहा है आज नेशनल डे, सेलिब्रेशन करेगा अक्टूबर 10 को, ठीक है। तो डबल 10 डे इसको बोला जाता है, डबल 10th डे। नेक्स्ट क्वाड मीटिंग के बारे में ही यहाँ पे है, ठीक है। तो उन्होंने केवल जो USA की तरफ से ही मतलब डायरेक्ट अटैक किया गया था चाइना पे, ये बोला कि वी हैव सीन इट साउथ, मतलब चाइना कहाँ कर रहा है, साउथ में और ईस्ट चाइना सी में, मैकोंग रीजन में, हिमालयाज़ में, ताइवान स्ट्रेट में, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखानी पड़ेगी इनको टैकल करने के लिए। और जो न्यूली अपॉइंटेड जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिदे सुगा, योशी
हिदे सुगा, ओके, योशीहिदे सुगा। एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट कंसल्टेशन, ये बोला गया कि जो सेकंड मीटिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबल इशू पे, कॉमन इंटरेस्ट पे हमारे बीच में। और मतलब जनरली मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें ये क्वाड मीटिंग्स, क्वाड नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने विदाउट हेजिटेशन ये डिस्क्राइब किया है इसको, ठीक है। क्वाड मीटिंग आई ऑन चाइना, इंडिया सीक्स रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो यही यहाँ पे इनकी ये स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।